फाइनली गाइस आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं चोराबाड़ी लेक पे, जहां से केदारनाथ मंदिर में भयंकर वाली आपदा आई थी। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं और आपके लिए बुरी खबर है, केदारनाथ में घोड़ा यात्रा बंद कर दी गई है। कल तक कितनी भीड़ थी भाई, आज केदार घाटी में कुल दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पूरा लाइनें खाली पड़ी है। पैरों की ग्रिप बना बना के हिमालय पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ना ही कोई रास्ता है ना ही कोई ट्रैक। तो गाइस जब आप जोराबाड़ी का ट्रैक करेंगे तो आपको ना ऐसे ग्लेशियर से भी निकल के आना पड़ेगा। आराम से हल्के हल्के। बादल फटने के बाद 2013 में यहीं से केदारनाथ मंदिर में आपदा भी आई थी। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वापस एक नए खूबसूरत दिन में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस समय मैं केदारनाथ में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे केदारनाथ महादेव का मंदिर है। भाई सुबह सुबह यहाँ पे भाई इतनी भयंकर तकड़ी वाली धूप, और पता है आज ना धूप आने के बाद ना पूरी केदारनाथ की यात्रा में चहल पहल है। पिछले 2-3 दिन से अगर आपने देखा होगा लगातार बारिश के चलते ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो ही जा रही थी। और आज के इस वीडियो में आपको मैं छोटा सा अपडेट और देने वाला हूँ कि केदारनाथ की यात्रा में ना जो घोड़े से आप यात्रा करते थे वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। अगर आप घोड़े से केदारनाथ आने का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट है कि अगले 3 या 4 दिन के लिए, शायद 3 दिन के लिए घोड़ा यात्रा बैन कर दी गई है। सुनने में आया कि घोड़ों में ना कुछ बीमारियां हुई हैं जिसकी वजह से 3 दिन की घोड़ों की स्ट्राइक करी गई है। अगर बीमारियां ठीक रही तो फिर कहते हैं घोड़े की यात्रा चालू होगी, वरना फिर आगे ये स्ट्राइक और कंटिन्यू हो सकती है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और कल मैं आपको ले गया था केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे जोराबाड़ी ग्लेशियर में, लेकिन भाई मौसम खराब की वजह से मुझे उस ग्लेशियर में जो दिक्कतें हुई वापस भागकर आना पड़ा। लेकिन आज गाइस ये केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे जो आपको पहाड़ दिखा रहे हैं, हिमालय श्रृंखला दिख रही ना, इनके पीछे वो चोराबाड़ी ग्लेशियर है जहां से 2013 में केदारनाथ में भयंकर वाली आपदा आई थी। उसके कुछ निशान आज भी आपको मैं यहाँ से दिखा दूंगा जूम करके, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज मेरा प्लान है कि मैं आपको चोराबाड़ी ग्लेशियर लेकर जाऊं, क्योंकि आज मौसम काफी अच्छा है, धूप भी खिली हुई है। बाकी घोड़े वाली जो मैंने आपको अपडेट दी ना, इसके ऊपर आपको मैं पूरी जानकारी और लेकर बताऊंगा आखिर कितने दिन के लिए ये घोड़ा यात्रा बंद है। लेकिन अगर आप घोड़ा यात्रा को लेकर परेशान है, अभी भी कंडी वाले पैदल यात्रा, हेलीकॉप्टर, पालकी, ये सारी सवारियां अभी भी केदारनाथ में सुचारू रूप से चल रही है। सिर्फ घोड़ों की बीमारियों को लेकर कुछ दिन के लिए घोड़ा यात्रा को बंद किया हुआ है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना एक दुकान के पास में गया था, मैंने देखा कि यार आज ना बिल्कुल भी घोड़े यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या बात आज केदारनाथ में घोड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी मुझे कुछ लोगों से पता करके ये पता चला कि घोड़ों में कुछ बीमारियां हुई हैं जिसकी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। इससे केदारनाथ में फर्क तो काफी ज्यादा पड़ेगा। है जी, घोड़े बंद हैं क्या अभी? कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए बस। तो भाई यहाँ पे भी हर कोई बंदा यही बोल रहा है कि घोड़ों में ना कुछ छुटपुट बीमारी क्या हुई है मुझे नहीं पता इस बारे में कि कौन सा वायरस हुआ है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सारे घोड़ों को अब 2 या 3 दिन के लिए केदारनाथ के इस रास्ते पे चलने नहीं दिया जाएगा। और इससे ना पूरी की पूरी केदारनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ केदारनाथ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु पहुँचते हैं ना, अगर 50% ट्रैक करके आते हैं तो भाई 40% लोग ना घोड़े से भी केदारनाथ यात्रा का ये ट्रैक पूरा करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जो लोग चल नहीं सकते, जो चलने में असमर्थ है, जो घोड़े में बैठ के आते थे, अब उनको हेलीकॉप्टर की टिकट लेके आना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर की टिकट इजीली मिल नहीं पाती क्योंकि मई जून के सारे स्लॉट तो पहले से ही फुल है। बाकी पालकी वालों के चार्जेस घोड़े के चार्जेस से काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप कंडी से आते हैं तो आपके वजन के हिसाब से 8 से 9 हजार रुपया आपसे लिया जाएगा। अगर आप पालकी में आएंगे तो आपको 12 से 13 हजार या 15 हजार के आसपास आपको खर्चा करना पड़ेगा। घोड़े की यात्रा को बंद करने से बहुत ज्यादा फर्क जो केदारनाथ आ रहे श्रद्धालु उनकी जेब में तो पड़ने वाला है, साथ ही साथ यहाँ के जो आपके व्यापारी हैं इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और गाइस अगर आपने कल का ब्लॉग मेरा देखा होगा तो केदारनाथ यात्रा में दर्शन के लिए भाई इतनी सारी भीड़ यहाँ पे लगी पड़ी। आज देखो आप घोड़ों के बंद होने के बाद ना भाई बिल्कुल भी भीड़ यहाँ पे नहीं है। आज भीड़ कम होने की वजह क्या है? नीचे से नहीं आ रहे तक तो भाई यहाँ पर रस्सी से लोगों को पकड़ के रोका जा रहा था। आज तो भाई पूरा रास्ता ही खाली है, देख रहे हो आप। मतलब आप आओगे दौड़ते हुए जाके दर्शन करके आ जाओगे, ये हालत है आज। कल तक कितनी भीड़ थी भाई, आज पूरा का पूरा केदार घाटी में बिल्कुल दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। पूरा लाइनें खाली पड़ी है सिर्फ और सिर्फ घोड़ों की बीमारी की वजह से। आज लोगों का जब मन कर रहा है, जहां से मन कर रहा है, रस्सी उठा रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। वरना कल तक यहाँ पर घंटे घंटे वेट करना पड़ रहा था। इस बार हम कहते हैं मोहनदा के साथ जा रहे हैं आपका, और हमें पता है कि मोहनदा हमारी पूरी रक्षा करेंगे भालू से, टाइगर से, लेपर्ड से। और अगर आप भी चोराबाड़ी जाओ है, भालू, लेपर्ड, टाइगर जो भी जानवर आएंगे उनके रास्ते करूंगा। लेकिन मौसम खराब हो गया, बर्फबारी, भालू आएंगे तो हम तुमको आगे कर देंगे, ठीक है?
लेकिन जो है ना मौसम से नहीं बचा पाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि देखो बादल छाने लगे ऊपर। अरे भाई साहब फिर से वैसे ही हाल हो रहा है। और अगर आप चोराबाड़ी की तरफ जाओगे ना तो केदारनाथ का पुल पार करके जाना पड़ेगा। आज आपको मैं ट्रैक नहीं दिखाऊंगा पूरा, आपको मैं छोटे छोटे शॉट दिखाऊंगा। बाकी आज आपको मैं चोराबाड़ी डायरेक्ट लेकर जाऊंगा, वहीं जाके दर्शन कराऊंगा पूरे। ऐसे कुछ रास्ते होंगे, इनको हमें पार करके छोटे छोटे नाले मिलेंगे, इन्हें क्रॉस करके जाना पड़ेगा यहाँ से आगे की तरफ। तो गाइस कल जब मैं आया था ना तो मैंने आपको चोराबाड़ी का आधा ट्रैक तो कल दिखाई दिया था। और ये सामने ग्लेशियर देख रहे हो आप, इस ग्लेशियर को मैंने कल पार किया था। आज मुझे फिर से ग्लेशियर पार करना है। और कल के मुकाबले आज एक ग्लेशियर काफी गंदा दिखाई दे रहा है। कल तो सफेद सफेद था, आज धूल मिट्टी की वजह से ना पूरा काला पड़ गया है। और ये ना जितना ज़्यादा ब्लैक आइस होते रहता है उतना ज़्यादा ये फिसलने लगता है। और बोलने में ना मेरा मुंह भी फट रहा है भाई, बोलने में बहुत ज़्यादा हवा चल रही ठंडी वाली ग्लेशियर। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पार करते हैं। यस यस यस। कल ना मेरे पास एक छड़ी भी थी, आज मेरे पास छड़ी भी नहीं है। और मैं इसमें ना रेनकोट रख के लाया हूँ। तो गाइस पूरा आधा घंटा हो गया हमें ट्रैक करते करते, और सामने ना एक ग्लेशियर दिखा है। ये ग्लेशियर हमने कल पार किया था, लेकिन कल जब हम आए थे ना ये झरना हमको दिख नहीं रहा था। आज ये झरना कितना प्यारा लग रहा है, इसको मधु गंगा बोलते हैं भाई। कितना प्यारा लग रहा है देखो भाई। तो गाइस ऊपर से झरना आ रहा है और नीचे आते आते भाई ना बर्फ बन जा रहा है, पूरा ग्लेशियर बन जा रहा है। देख रहे हो ठंड कितना ज्यादा है, आप खुद सोच लो भाई। अगर जैसे जैसे मई जून का समय आता रहेगा ना वैसे वैसे ये झरना सारा ग्लेशियर पिघल के पानी बन जाएगा। ये सारे ग्लेशियर ना बादलों से ढके हुए थे तो मैं इस झरने को देख भी नहीं पाया, लेकिन आज देखो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। बोलते हैं ना हिमालय में ऐसे बहुत सारी खूबसूरत चीजें छुपी हुई हैं जहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। और ये तभी तक खूबसूरत है जब तक लोग यहाँ नहीं पहुँचे। एक बार लोग यहाँ पहुँच जाएंगे फिर ये सारी जगह प्लास्टिक कूड़ा करकट दिखना शुरू हो जाए। तो ये देखो मेरे पीछे, ये है आपका गंगा, जिसे मधु गंगा बोलते हैं। और केदारनाथ से मात्र 2 किलोमीटर ऊपर आप इस गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। और लेकिन ना ये गंगा ऐसी है भाई ना, बस खाली आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देगी, बाकी पूरी की पूरी ये गंगा ग्लेशियर से नीचे निकलती है। क्योंकि आपको पता है ना भगवान शंकर की तो जटाओं में सारी गंगा ही गंगा है। अगर आप केदारनाथ आओगे तो मधु गंगा के दर्शन जरूर करना। अब चलते हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ, क्योंकि मौसम ने फिर से करवट ले ली है और सांस भी अब चढ़ने लग गया है। रोहित भाई संभल के। तो गाइस जब आप जोराबाड़ी का ट्रैक करेंगे तो आपको ना ऐसे ग्लेशियर से भी निकल के आना पड़ेगा। देख रहे भाई मैं तो भाई पहुंच गया ऊपर, इन लोगों की हालत खराब हो रही है। आराम से आओ, आराम से हल्के हल्के आओ। क्या हो गया विक्की भाई? तो भाई विक्की भाई की तो ना हालत ही खराब हो गई। केदारनाथ से हम कम से कम 3.5 किलोमीटर ऊपर इन हिमालय में आ गए। अब इन हिमालय में चढ़ने के लिए आगे मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है और उसको देखने के लिए हम इन हिमालय पे आ गए। और देखो रास्ते कितने खतरनाक है। हल्के हल्के और आराम से। अरे मोहन हाथ पकड़ लो उसका। तो गाइस देख रहे हो, अगर आपको भी ना केदारनाथ से ऊपर मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर जाना है तो भाई रास्ते इतने आसान नहीं मिलने वाले। आपको ऐसे जीते जागते इंसान को बंदर बनना पड़ेगा। वहां देखो सामने हमारे साथ का एक यात्री कहाँ से आ रहा चढ़ के। अरे भैया सीधे रास्ते आओ सीधे रास्ते। क्या कहा? अच्छा पैरों की ग्रिप बना बना के इस हिमालय पर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ना ही कोई रास्ता है, ना ही कोई ट्रैक, ना ही मिट्टी, पत्थर की चट्टान है, उसमें चढ़ना पड़ रहा है। तो गाइस कल तो मैं आधे रास्ते में फंस गया था ना, लेकिन आज मैं थोड़ा आगे की तरफ निकला तो भाई यहाँ ना ट्रैक ही गायब हो गया भाई। ऐसे पत्थर पे चढ़ के जाना पड़ रहा है और पूरा इतना स्लाइडिंग वाला पत्थर है ना कि अगर रपट गए तो भाई डायरेक्ट केदारनाथ पहुंचेंगे। देखो सामने दिख रहा है, वो देखो केदारनाथ भाई। हाय रब्बा, ओ हो भाई साहब क्या बात है। यहाँ से भी इतना क्लियर दिख रहा है देखो। और पता है हमारे टेंट भी पड़े हुए, यहाँ से जूम करके देख लेंगे कि हमारे टेंट के आसपास कोई घूम तो नहीं रहा कहीं। चलो देखते हैं जूम करके। यहाँ पे है हमारे टेंट भाई, ये देखो भाई। अभी तक तो टेंट सही सलामत है, किसी ने उखाड़े भी नहीं। पूरा 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। अब ऐसा लग रहा है इन हिमालय के ना बगल पे आ गया हूँ। इन हिमालयों के पार क्या है ये देखने की चेतना आज मेरी जान लेके रहेगी। मैंने सोचा था कि आखिर पिछले 5 साल से केदारनाथ आ रहा हूँ, ये बड़े बड़े से हिमालय दिखते थे, मन में बस एक ही सवाल उतरा कि यार इसके पार क्या है, आखिर कैसा है। वो सब देखने की इच्छा ना आज मुझे इन ग्लेशियर पे ले आई। और यहाँ पे ना एक पेड़ नहीं, घास नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए ना सांस लेने में
थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। हाँ, चलो अभी और है मेरे ख्याल से 1 आध किलोमीटर और जाना पड़ेगा, फिर इन हिमालय के पार आज देख ही लेंगे कि भाई आखिर क्या है। ठीक है, आंखें भी नहीं खुल रही भाई मेरी, सच बोल रहा हूँ। तो गाइस लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पे 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी ना, आपने इतना तो सुना होगा, चोराबारी नाम से एक लेक थी। और लेकिन यहाँ पे आपको कोई लेक दिखाई नहीं दे रही होगी। पहले क्या था ना, ये पूरा एरिया जैसे नैनीताल है, भीमताल है, आपने बहुत सारी लेक देखी होंगी, सेम वैसे यहाँ पे लेक था, पानी का स्टोरेज था और पहाड़ों से पूरा कवर था। लेकिन 2013 में जो आपदा आई, मानसून इतना ज्यादा, बादल फटा था ना ऊपर, वहां से बादल फटने की वजह से ना पूरा पानी उफान में आया और जो लेक थी, लेक का पूरा बॉर्डर टूट गया और सारा पानी यहाँ से गया मंदाकिनी में मिलता हुआ केदारनाथ में, आपदा बन के सैलाब लेकर आया और बहुत सारे लोगों को उस समय अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। और ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे ना, ये हमेशा 12 के 12 महीने ये एरिया बर्फ से ढका रहता है। जब आपदा नहीं आई थी ना, उस समय ना ये पूरा एरिया पानी से भरा रहता था। गर्मी मई जून के टाइम पे यहाँ पे आपको लेक दिखाई देती थी, लेकिन भाई बाकी टाइम में अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए भाई बस कुछ नहीं, नाला है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बादल फटने के बाद पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। और यहीं से ना थोड़ा आगे जाकर ना, यहाँ पर आपने सुना होगा गंगा माँ का उद्गम स्थल गौमुख में है। वैसे ही गंगा जो मिलती है वो मंदाकिनी नदी से मिलकर भी बनती है। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसी चोराबारी ग्लेशियर में ना मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जो केदारनाथ के बगल से बहती है। तो अभी मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर मैं ऊपर जा पाया इन ग्लेशियरों में ना, तो मैं आपको मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी दिखाऊंगा। तो गाइस, मैंने आपसे कहा था ना, नीचे केदारनाथ मंदिर से, आखिर पिछले 5 सालों से मैं केदारनाथ मंदिर आ रहा हूँ और हमेशा आपसे कहता था कि आखिर इन पहाड़ों के पीछे क्या है। हमेशा मन में मेरे ये कसमकस लगी रहती थी। आज पूरा 4 से 5 किलोमीटर का ये ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूँ केदारनाथ के इन पीछे के ग्लेशियरों में, जहां से केदारनाथ मंदिर में भयंकर वाली आपदा आई। इधर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी पर्वत चट्टाने हैं और सारी चट्टानों से ना कहीं से भाई पानी के सोर्स निकलते रहते हैं। इसलिए भाई हिमालय को माँ गंगा का सोर्स भी कहते हैं, उद्गम स्थल ही बोलते हैं। यहाँ देखो भाई ना, कुछ लोग यहाँ पे स्लाइडिंग वाइडिंग खेल रहे हैं, देख रहे हो? ये देखो भाई, अब यहाँ पे इनकी जान चली जाएगी तो इनका जिम्मेदार कौन होगा, इनको भी नहीं पता बेचारों को। और बाकी देखो, मैं आपको सामने ना जो हिमालय ना केदारनाथ मंदिर से आपको दिखते हैं ना, मुझे हमेशा ना इनके पीछे सोचता था कि क्या होगा। अब आज समझ में आ गया भाई, इनके पीछे कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक आपका चोराबारी लेक थी। पहले ना इसमें बहुत सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, लेकिन 2013 में सामने से हिमालय से बादल फटने के बाद ये सारा पानी यहाँ पर इस लेक में आया और यहाँ से भाई उफान के रूप में गया डायरेक्ट यहाँ से केदारनाथ। और पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कि किस रास्ते में वो गया था। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सामने आपको ना ये पर्वत दिख रहा है, ये 2 पर्वत का ना जोड़ हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे ना ये लेक पूरी बनी हुई थी। लेकिन भाई वो जो बादल फटा, बादल फटने के बाद ये इनका बांध यहाँ से टूटा और डायरेक्ट यहाँ से ना पूरी आपदा आई और इस तरीके से भाई यहाँ से ना पूरा केदारनाथ तक ना सब कुछ बाढ़ में बहा कर ले गई। देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा खाली कर दिया यहाँ से। और यहीं से ना वो भीमशिला भी भगवान केदारनाथ की रक्षा करने के लिए इसी चोराबारी लेक से निकल कर गई और केदारनाथ मंदिर के पीछे जाकर स्थापित हो गई, जिसे आज केदारनाथ के रक्षक भीमशिला के रूप में जानते हैं। उसे भीमशिला के रूप में जाना क्यों जाता है, उसके पीछे भी कहानी है। आपको मेरे पीछे ना बड़े बड़े पत्थर बोल्डर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अपने हिंदी साहित्य में शिला बोलते हैं। और आपने देखा होगा केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी विशाल शिला रखी है, जिसे भीमशिला के रूप में जाना जाता है। वो भीमशिला भी इन्हीं चोराबारी ग्लेशियर के इस झील से निकलकर केदारनाथ मंदिर के पीछे जाकर स्थापित हो गई, जिसने उस पूरी आपदा में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी। और बिल्कुल मंदिर के पीछे होने की वजह से बड़े बड़े पत्थरों का और बड़े बड़े पानी के फ्लो का ना केदारनाथ मंदिर पर बिल्कुल भी असर नहीं हो पाया। अब आखिर उस शिला का नाम भीमशिला क्यों रखा गया? ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना 5 पांडवों ने मिलकर करी थी, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर उन्हें महादेव के दर्शन हुए थे एक बैल के रूप में। तब यहाँ पर उन्होंने महादेव को छुआ और महादेव यहाँ पर पृष्ठभाग यहाँ पर केदारनाथ में स्थापित हो गया। और उस केदारनाथ मंदिर की रक्षा के लिए भगवान भीम ने ये कसम खाई थी कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक केदारनाथ मंदिर को आंच भी नहीं आने दूंगा। इसलिए वो शिला यहाँ से मंदिर के पीछे जाके स्थापित हो गई, जिसे आज भीमशिला के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी कहानी है इस चोराबारी लेक की। अब मैं ना आपको लेके जा रहा हूँ आपका मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पे। और यहाँ ना ये मैं चोराबारी लेक के बिल्कुल पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ कभी ये लेक हुआ करती थी भाई। अब यहाँ बस ये दिक्कत ना हो कि यहाँ ना पानी ना हो इसके अंदर कि मेरे पैर धंस जाए भाई। ये पूरी लेक हुआ करती थी, ऐसा ना हो कि मैं पैर डालूं और मेरे पैर अंदर घुस जाए। ओ भाई हाँ,
भाई साहब आते ही गिर गया। फाइनली गाइस आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं चोराबारी लेक पे, जहां से केदारनाथ में 2013 में आई थी भयंकर आपदा। और पहले ये कभी पूरी की पूरी लेक हुआ करती थी। आज यहाँ पे हम लोग बड़े आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि अभी ये लेक ना पूरी की पूरी जमी हुई है। और यहीं से ना पूरा पानी से भरी हुई लेक में जब बादल फटा तो उसके बाद ही केदारनाथ में आपदा आई थी। तो गाइस चलो, मैंने आपको चोराबारी ग्लेशियर आज दिखा दिया। पिछली बार जा नहीं पाया था, इस बार पूरा दिखाया। तो भाई लाइक कर दो सबसे पहले भाई साहब, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दो। बाकी और क्या देखना चाहते हो उत्तराखंड में वो बताओ। बाकी उत्तराखंड में आप कहाँ से देख रहे हो मेरा ब्लॉग वो बताओ ना यार। क्या पता अगला ब्लॉग आपके गांव का बन जाए, क्या पता आप मुझे बताएं कि आपके गांव में ये चीज है और मैं इसका ब्लॉग बनने आपके गांव जाऊँ। बताओ ना कमेंट सेक्शन में कि आपके आसपास में ऐसा क्या खास है जिसका ब्लॉग बनना चाहिए और पूरी दुनिया उसको देखे। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। कल के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पे। आपने देखा होगा कि गंगा माँ का उद्गम स्थल है आपका गौमुख के अंदर, वैसे ही आपका गंगा माँ बनती है आपका भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलके, और बहुत सारी नदियाँ और मिलती है, नंदाकिनी और पिंडर नदी मिलती है। तो लेकिन केदारनाथ के पास में ही एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका ट्रैक करना पड़ता है, बहुत जानलेवा ट्रैक है। लेकिन वहां से ना जैसे गौमुख में से आपका माँ गंगा निकलती है, वैसे ही यहाँ से मंदाकिनी माँ निकलती है। तो क्या आपको मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देखना है तो मुझे फटाक से बताओ कमेंट सेक्शन में। अगला व्लॉग आपको मंदाकिनी नदी का पक्का दिखाऊंगा, चाहे मुझे इन हिमालयों पे फिर से चढ़ना पड़ जाए। तो फिलहाल मैं नीचे आ चुका हूँ। तो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए और खूबसूरत से ब्लॉग के साथ, मंदाकिनी नदी के ब्लॉग के साथ। तो पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, एक लाइक और एक कमेंट से ना, बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। शेयर कर दोगे तो वो आपका आशीर्वाद समझ ले जाएगा। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री केदार।